बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को पढ़ रहे हैं। उसका आज हमने लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करना है। आज की हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं, उसमें एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर हम उसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 to 12 तक हम सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है आपके पास 4/4, 4 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपके पास जो डिटर्मिनेंट है इसका ऑर्डर है 4/4। तो आपने इसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, कल हमने जो लेक्चर नंबर 7 देखा था, उसको हमने समझा था। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 3/3 का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, मगर आज हमने 4/4 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। अगर आप चाहें कल वाले मेथड के ज़रिए आप कर सकते हैं, मगर डियर स्टूडेंट उसमें बहुत सारे आपको डिटर्मिनेंट लेने पड़ेंगे। तो आपने माइंड में रखना है, जब भी 3 से ज़्यादा आपके पास ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आएगा तो आपने, जैसे 4/4 या 5/5 आ जाता है, आपने उसको 3/3 बनाना है, मीन के रिड्यूस करना है। अब देखें, यहाँ पर डिटर्मिनेंट में कहीं भी आपको अगर नज़र आता है 1, तो 1 के ऊपर नीचे आपने ज़ीरो करना है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 के राइट साइड और लेफ़्ट साइड पर हम ज़ीरो करेंगे, क्योंकि उसके अलावा जब बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हो जाएंगी तो उसको एक्सपेंड करना इजी हो जाता है। हमने दोबारा से अपने क्वेश्चन को लिखा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इंटरचेंजिंग R1 एंड R3, कि आपने देखा कि R1 में और R3 में आप यहाँ देखें, आपको एक एंट्री नज़र आ रही है 1। आपने क्या किया, आप इसको R3 की जगह ले जाएंगे, R3 को R1 की जगह ले जाएंगे और R1 को आप ले जाएंगे R3 में। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आप ऐसा भी बेटा कर सकते हैं कि R4 में आपको 1 नज़र आ रहा है तो आप R4 को ले जाएं R1 में और R1 को ले आएं R4 में। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का, कि अगर हम डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज करते हैं रोज़ को रोज़ में या कॉलम को कॉलम्स में, तो ऐसा करने से बाहर माइनस का साइन प्रोड्यूस होता है। तो जब हम R1 कंप्लीट R1 को R3 की जगह लिख दें और R3 को कंप्लीट आप R1 की जगह लिख दें, तो आप देखें जब आपने ऐसा किया तो R3 की सारी एंट्रीज बन गई R1 वाली एंट्रीज और R1 की सारी एंट्रीज बन गई R3 वाली एंट्रीज। ऐसा करने से माइनस का साइन बाहर प्रोड्यूस हो गया। देन डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक 1 इस जगह पर आ रहा है और एक 1 इस जगह पर आया। आप चाहें इस 1 के ऊपर सारे ज़ीरो कर दें, ठीक है। आप चाहें इस 1 के राइट साइड पर और इस 1 के लेफ़्ट साइड पर सारे ज़ीरो कर दें। और अगर यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है तो 1 के नीचे सारे ज़ीरो कर दें, या फिर 1 के राइट साइड पर सारे ज़ीरो कर दें। तो डियर स्टूडेंट देखें, हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है। अगर आपने रो में सारे 1 के, मतलब जहाँ पे 1 नज़र आ रहा है 1 के साइड, मीन के पूरी रो को आपने 1 के अलावा ज़ीरो करना है तो कॉलम ऑपरेशन कीजिएगा। और अगर 1 के नीचे मीन के कॉलम में अगर आपने ज़ीरो करने हैं तो रो ऑपरेशन कीजिएगा। अब देखें 1 यहाँ पर है, मैं इन पूरी रो को मैं ज़ीरो करना चाहता हूँ तो मुझे कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब देखिए, मीन के ये 2 है, इसको मैंने ज़ीरो बनाना है, ये -3 है, इसको मैंने ज़ीरो बनाना है, ये 5 है, इसको भी मैंने ज़ीरो बनाना है। तो देखिए मैंने क्या किया, अब ये रो तो होगी फिक्स, मीनिंग कॉलम 1 वाली, क्योंकि कॉलम 1 में 1 आ रहा है वो तो होगी फिक्स। बाकी कॉलम को मैं चेंज करूँगा। मीन देखें, अब आप देखें ये इस 2 को मैंने ज़ीरो बनाना है, ये जो 2 है ये कॉलम 2 में आ रहा है तो मैंने कॉलम 2 पहले लिख दिया। कॉलम 2 पे ऑपरेशन हो रहा है, अगर ये 2 है ये 1 है तो डियर स्टूडेंट इसको भी मैं अगर इस जैसा 2 बनाना चाहता हूँ तो डियर स्टूडेंट मैं जो फिक्स कॉलम है उसके साथ, अगर ये 2 है तो मतलब -2 मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर ये -2 होता तो +2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ये देखें, ये -3 नज़र आ रहा है तो मैं फिक्स कॉलम को +3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ। अब ये देखें कि आपने इस 2 को ज़ीरो बनाना है तो मैंने क्या किया, कॉलम 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 2 है। अगर कॉलम 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैन डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ -3 है
और फिक्स रो वाला कॉलम आपके पास है 1। अगर ये -3 है तो मैं फिक्स कॉलम 1 के साथ +3 मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये देखें 3C1। और उसके बाद जब हम इधर आते हैं, ये कॉलम 4 की एंट्रीज हैं, ये 5 है, तो डियर स्टूडेंट फिक्स कॉलम के साथ आपने -5 मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑपरेशन देखें, ऑपरेशन पहले हो रहा है कॉलम 2 के ऊपर, तो कॉलम 2 को पहले लिखना है। जब ऑपरेशन मैं करूँगा कॉलम 3 में, तो कॉलम 3 को पहले लिखूंगा। जब मैं ऑपरेशन करूँगा कॉलम 4 में, तो मैं कॉलम 4 को पहले लिखूंगा। अब डियर स्टूडेंट, ये चीज़ आपने देख ली है कि अगर ये 2 है तो -2 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये -3 है तो +3 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 5 है तो -5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये वाली जो आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है, तो ये असल में -2C1 है। मतलब मैंने कॉलम 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई करना है। तो जब देखें 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई करेंगे -2, इस 2 के साथ -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, इस 3 के साथ -2 मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, और 4 के साथ जब -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो चुका है। देन डियर स्टूडेंट, मैंने कॉलम 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं कॉलम 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 मल्टीप्लाई 3 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 ये 6 नज़र आ रहा है, और 3 मल्टीप्लाई 3 आपको ये 9 नज़र आ रहा है, और 4 मल्टीप्लाई 3 आपको ये 12 नज़र आ रहा है। उसी तरीके से मैंने कॉलम 1 के साथ -5 मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, जब 1 के साथ -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 नज़र आ रहा है, और जब 2 के साथ -5 मल्टीप्लाई करेंगे -10, 3 के साथ -5 मल्टीप्लाई करेंगे -15, एंड 4 के साथ -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। अब डियर स्टूडेंट, ये है -2C1, ये है 3C1, और ये है -5C1। उनको आपने ऐड कर देना है, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। मीन के इस वाले को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये है -2C1, इसको कॉलम 2 में ऐड करूँगा। ये 3C1 है, इसको मैं कॉलम 3 में ऐड करूँगा। और जो 5C1 है, -5C1, वो कॉलम 4 में ऐड करेंगे रिस्पेक्टिवली। तो देखें, ये जो है फर्स्ट कॉलम ये फिक्स है, 1 2 3 4 आ गया। और जब मैंने डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, मीन के -2C1 ये था, उसमें ऐड कर देना है कॉलम 2। तो आपने इस पूरे कॉलम 2 को ऐड करना है ये वाले पहले रिजल्ट से। तो देखें, 2 में ऐड होगा -2, तो रिजल्ट बना 0। उसके बाद 5 में ऐड होगा -4, तो रिजल्ट बनेगा 1। फिर 4 में ऐड होगा -6, रिजल्ट बनेगा -2। 1 में ऐड होगा -8, रिजल्ट बनेगा -7। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, कॉलम 3 में मैंने ये 3C1 ऐड करना है। तो -3 में ऐड किया 3, ये 0 बन गया। फिर मैंने 0 में ऐड करना है 6, ये 6 बन गया। 2 में ऐड करना मैंने 9, ये 12 बन गया। और -2 में ऐड करना मैंने 12, तो डियर स्टूडेंट ये 10 बन चुका है। नेक्स्ट ये कॉलम 4 है, कॉलम 4 में मैंने ऐड करना -5C1। तो 5 में ऐड किया आपने -5, ये 0 बन गया। 3 में ऐड करेंगे आप -10, ये -7 बन गया। 7 में आप ऐड करें -15, -8 बन चुका है। 6 में ऐड करेंगे -20, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास -14 बन चुका है। नेक्स्ट, अब देखें डिटर्मिनेंट में किस जगह पर, किस रो या कॉलम में ज़्यादा एंट्री 0 आ रही है। तो आप देखेंगे रो 1 में आ रही है। तो रो 1 के ज़रिए जब आप एक्सपेंड करेंगे, डियर स्टूडेंट्स आपको पता है फर्स्ट एंट्री प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो एक ही डिटर्मिनेंट बनेगा, क्योंकि ये इसके साथ डिटर्मिनेंट लिखने का फ़ायदा नहीं होगा, इसके साथ भी लिखने का फ़ायदा नहीं होगा, इसके साथ भी लिखने का फ़ायदा नहीं होगा। तो जब हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे रो 1 और कॉलम 1, तो बाकी एंट्रीज बचेंगी 1 6 -7, -2 11, -8, -7 10, -14। R1 से एक्सपेंड किया तो डी स्टूडेंट ये रिजल्ट बना। बाकी -0 +0 -0, इनके साथ डिटर्मिनेंट लिखने का फ़ायदा नहीं है। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करना आपने सीखा हुआ है, R1 के ज़रिए एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, बाकी 1 के साथ बाकी बचेगा 11, -8, 10, -14। सेकेंड एंट्री नेगेटिव के साथ -6। तो डी स्टूडेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो बाकी एंट्रीज बचेंगी -2, -8, -7, -14। तो ये रिज़ल्ट आ गया। और फिर प्लस के साथ, मगर ये इटसेल्फ -7 है, -7, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो एंट्रीज बचेंगी -2, 11, -7, 10। ये आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पर ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको ये 10, तो माइंड में रखिएगा ये आपके पास 10 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 11 मल्टीप्लाई -14 -154, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो डी स्टूडेंट आपके पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 8 80। अब फर्दर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है -2 और -14, ये 28 बन गया। दरम्यान में माइनस, इस माइनस माइनस प्लस, और ये देखें इधर माइनस माइनस प्लस होता है और दरम्यान में फार्मूले का माइनस, तो ये माइनस रहेगा। 7 मल्टीप्लाई 8 56, ये -7 हो गया। और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, आपको पता है ये 10 है, तो मिस्टेक से यहाँ -10 लिखा गया, ये 10 है। तो -2 मल्टीप्लाई 10 आपके पास -20, और दरम्यान में नेगेटिव, और ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। 11 मल्टीप्लाई 7, ये आपके पास 77 हो गया। इनको सॉल्व करेंगे -74, इनको सॉल्व करेंगे -28, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 57 हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -74, देन ये 168, और मल्टीप्लाई करेंगे -399। तो डियर स्टूडेंट जब -399 में आप ऐड करेंगे -74, तो -473, उसमें ऐड करेंगे 168, तो ये आपके पास -305 मल्टीप्लाई -1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 305। तो होपफुली डियर स्टूडेंट मैंने पूरी कोशिश की है, आपको ये समझ भी आया होगा। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अंडरस्टैंड करें। किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो या समझ नहीं आ रहा हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन डियर स्टूडेंट्स आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के डियर स्टूडेंट 3 पार्ट्स हैं। तो 7 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया, तो होप तकरीबन ये 11 मिनट्स में हमने इसको अंडरस्टैंड किया। बाकी के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है, तो इन असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। जो 7 का सेकंड पार्ट, नेक्स्ट इसी तरीके से 7 का पार्ट भी है, उसको भी अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट अंडरस्टैंड करके इसको सॉल्व कीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी है। तो देखें सबसे पहले मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लिखी। अब आप देखें अगर मैं चाहूँ इस कॉलम 1 में कॉलम 2, कॉलम 3 या कॉलम 4 को ऐड कर सकता हूँ, या फिर चाहूँ मैं रो 1 में रो 2, रो 3, रो 4 को ऐड कर सकता हूँ। ऐसा करने से किसी एक रो या कंप्लीट एक कॉलम में सारी एंट्रीज सेम हो जाएंगी। तो देखें कॉलम 1 में हम करने लगे, इस कॉलम 1 में मैं ऐड करूँगा कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, तो रिजल्ट आपके पास बनेगा डियर स्टूडेंट कॉलम 1 में सारी एंट्री सेम बन जाएंगी, x+3, 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 x+3। अब जो आपके पास कॉलम या रो अगर सेम बन चुकी है, कॉलम सेम सारी एंट्रीज बन चुकी हैं, तो उनको आप कॉमन ले लें। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो डियर स्टूडेंट x+3 बाहर निकला, कॉलम 1 में 1 1 1 1, बाकी सारा डिटर्मिनेंट एज इट इज़ वैसा ही आएगा। अब डियर स्टूडेंट जिस तरह हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किया था, 4/4 का डिटर्मिनेंट था, उसको 3/3 डिटर्मिनेंट बनाने के लिए कहीं पे एंट्री 1 ढूंढें और 1 के ऊपर नीचे 0 करें या 1 के राइट और लेफ्ट पे 0 करें। तो आप चाहें ये जो 1 नज़र आ रहा है इस 1 के नीचे भी मैं 0 कर सकता हूँ, ये जो 1 नज़र आ रहा है 1 के राइट साइड पे भी हम 0 कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें R2 माइनस R1, समझ लें जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो में पहली एंट्री अगर हमने 1 कंसिडर फिक्स कर ली तो बाकी मैंने उस कॉलम के नीचे मतलब उस एंट्री 1 के नीचे सारे 0 करने हैं। तो मैंने बताया था अगर हमने 0 कॉलम वाइज बनाने तो रो ऑपरेशन लगेगा, अगर हमने 0 रो वाइज बनाने तो कॉलम ऑपरेशन लगेगा। तो हम कॉलम वाइज 0 बनाना चाह रहे हैं, तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। तो डियर जब हम ऐसा करेंगे तो आपके पास इस 1 के नीचे सारी एंट्रीज आपके पास 0 आ गई। तो ये आपके पास x-1 बचा, ये 0 0, ये 0 x-1 0 0 0 और x-1। अब जिस भी डिटर्मिनेंट में आपके पास ज़्यादा 1 के नीचे मतलब ज़्यादा रो में या कॉलम में 0 आ जाए तो उसके ज़रिए आप एक्सपेंड कर लें। तो अब आप देखें ये रिज़ल्ट जो आपके पास है x+3 एज इट इज़ वैसे ही आ गया। जब हम इसको अगर एक्सपेंड करते हैं, मीन के अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ कॉलम 1 से, तो जब कॉलम 1 से एक्सपेंड करूँगा तो आपके पास रिजल्ट बनेगा x-1 0 0 0 x-1 0 0 0 x-1। तो आपने क्या करना है कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट में प्रिंसिपल डायग्राम पर सारी एंट्री सेम हो और अदर देन आपके पास 0 हो तो उन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसने क्या किया x-1 मल्टीप्लाई 1
एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन। तो मीन के उसी तरीके से उसने किया है कि कॉलम वन से एक्सपेंड किया है। कॉलम वन जब एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा एक्स माइनस वन ज़ीरो 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 एक्स माइनस वन ज़ीरो 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 एक्स माइनस वन। तो बाकी माइनस का ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो उसके साथ डिटर्मिनेंट लिखने का फ़ायदा नहीं है, और उसने डिटर्मिनेंट लिखने की बजाय डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने ऐसा किया तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन थ्री टाइम्स है तो पावर थ्री हो जाएगी। तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन का होल क्यूब हो चुका है। तो होपफुली ये डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है फाइंड ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट। अब आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हो जिसकी इंटीजर 3 2 माइनस 1 2 1 3। अब देखें आपने ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेना है तो पहले ए था, ए ट्रांसपोज चाहिए था। आपको पता है इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/3। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 आपके पास ऑर्डर है। उस 2/3 का जो ऑर्डर है वो 3/2 हो जाएगा। मीन कंप्लीट रो को बनाएं कॉलम, तो 3 2 माइनस 1। नेक्स्ट रो को भी बनाएं कॉलम, 2 1 3 आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है ए एंड ए ट्रांसपोज। तो डी आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है, जब फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर बताने के लिए फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये ऑर्डर बन जाता है मल्टीप्लिकेशन का। तो ए और ए ट्रांसपोज को हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ए और ए ट्रांसपोज हमने राइट किया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है कंप्लीट रो को कंप्लीट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें ऑर्डर बनता है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2। तो 3 कॉलम्स इसकी सेम है और इसके 3 रोज सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर बताने के लिए आपको इसके नंबर ऑफ रोज लेनी पड़ेगी, इसकी 2 है, और इसके कॉलम लेने पड़ेंगे 2, तो ऑर्डर आपके पास बनेगा 2/2। तो जब हमने सॉल्व किया तो 3 मल्टीप्लाई 3 ये 9 बना, 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 बना, और -1 मल्टीप्लाई -1 ये +1 बन गया। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 1 ये 2, -1 मल्टीप्लाई 3 ये -3। सेकेंड रो को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 मल्टीप्लाई 2 ये 2, 3 मल्टीप्लाई -1 ये -3, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 ये 1, और 3 मल्टीप्लाई 3 ये आपके पास 9 हो चुका है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर जो है 14, ये आपके पास 5, ये भी आपके पास अगेन 5, और ये आपके पास 14। तो ये डियर स्टूडेंट ए ट्रांसपोज है। तो आपने ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आपने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 196, और दरमियान में -5 मल्टीप्लाई 5 ये आपके पास 25। तो 196 में 25 माइनस करेंगे 171, तो 196 माइनस 25 171 आ गया। इसी तरीके से आपने ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मैंने कैलकुलेट किया, तो आपने ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है ये आपकी असाइनमेंट है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन श्योर दैट के ए, मीन के ये डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू के क्यूब ए डिटर्मिनेंट। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3, मीन के स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 रोज 3 कॉलम, उसकी एंट्रीज हम सेलेक्ट कर लेते हैं ABCDEFGHI। तो हमने उनको ये सिलेक्ट कर लिया, उनकी एंट्रीज को, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। अब देखें क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि जो प्रूव करना है के ए का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब एंड ए डिटर्मिनेंट। आप देखें अगर किसी भी मैट्रिक्स ए के साथ आप सम स्केलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं के, तो के मैंने लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई कर दिया है, राइट साइड पे भी अप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए।
डियर स्टूडेंट माइंड में रखें, जब मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं कि किसी भी कांस्टेंट स्केलर को हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से वो जाकर मल्टीप्लाई होता है। अगर डिटर्मिनेंट है तो पूरी एक रो या पूरे एक कॉलम से होगा। अगर ये मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें, हमने k को तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले बता दिया था, अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो ये डिटर्मिनेंट में पूरी एक रो या पूरे एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता, मगर अभी फ़िलहाल हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की है तो वो मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो गया। हमने देखा था कि के ए का होल डिटर्मिनेंट हमने प्रूव करना था के क्यूब एंड ए डिटर्मिनेंट। तो हम इसको अगर कंसिडर कर लें कि ये जो के ए है ये मैट्रिक्स की फॉर्म है, इसको हम कंसिडर कर लें कि ये डिटर्मिनेंट है। तो देखिए, मैंने इन बोथ अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ ये डिटर्मिनेंट है तो मैं इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दूंगा डिटर्मिनेंट में। तो हमने इसको डिटर्मिनेंट कंसिडर कर लिया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दे, इधर भी और इधर भी। उसके बाद जब हम डिटर्मिनेंट से कॉमन लेते हैं तो कंप्लीट एक रो या कंप्लीट एक कॉलम से कॉमन बाहर निकलता है। अगर मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं तो के वन टाइम बाहर आता है। अगर हम डिटर्मिनेंट से ले रहे हैं तो देखें यहाँ पर तमाम एंट्रीज के साथ के आ रहा है, तो मैं अगर रो से कॉमन लूँगा ये के ये के ये के, ये कंप्लीट रो से वन टाइम एक के बाहर आ जाएगा। सेकेंड रो से कॉमन लूँगा तो वन टाइम एक और के बाहर आ जाएगा। अगर मैं थर्ड रो से कॉमन लूँगा तो वन टाइम एक और के बाहर आ जाएगा। चाहे इस तरीके से आप कॉलम वाइज ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर ये डियर स्टूडेंट ये मैट्रिक्स होता तो ओनली वन टाइम के बाहर आता। अब ये डिटर्मिनेंट है तो टेकिंग कॉमन के फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली वी गेट, तो हमें क्या हासिल होगा, डिटर्मिनेंट की एंट्रीज बच जाएंगी A B C D E F G H I। और जब हम रो से कॉमन लेंगे के वन टाइम रो वन से कॉमन आया, फिर रो टू से कॉमन लिया के एंड रो थ्री से कॉमन लिया के, तो ये के मल्टीप्लाई के आपके पास बन गया के क्यूब। और ये सारा रिजल्ट है डिटर्मिनेंट के इक्वल ए डिटर्मिनेंट। तो देखें के क्यूब बना और ये इसकी जगह हम पुट कर देंगे ए डिटर्मिनेंट, तो आपने प्रूव कर लिया कि के ए होल डिटर्मिनेंट जो है वो के क्यूब ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। कि अगर ए और बी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो देन आप लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखा दें। हमने इंट्रोडक्शन में डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो वो सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर है, और जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो नॉन सिंगुलर में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर ए और बी आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो हम लैम्डा को कैलकुलेट करते हैं। हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट की और यहाँ मेंशन कर दिया इफ़ ए इज़ सिंगुलर देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। हमने यहाँ पर लिखा ए सिंगुलर है देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स होने की वजह से डिटर्मिनेंट ए को हमने ज़ीरो के इक्वल कहा, और इसको एक्सपेंड करते हैं रो वन से। जब रो वन से एक्सपेंड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपको पता है फर्स्ट एंट्री प्लस, फिर नेगेटिव एंड देन फिर प्लस। तो ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 बाहर आ गया, तो 3 6 3 1 ये बच गया। नेक्स्ट माइनस का लैम्डा और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 7 6 2 1 ये बच गया। देन प्लस 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम प्लस 3 बचेगा, तो 7 3 2 3 आपके पास रह गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 1 3 एंड 6 मल्टीप्लाई 3, डियर स्टूडेंट ये 18 है। ये क्या है 18, इस आर की जगह 18 आएगा। नेक्स्ट माइनस का लैम्डा 7 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 7 और 2 मल्टीप्लाई 6 आपके पास 12। नेक्स्ट प्लस 3 7 मल्टीप्लाई 3 21 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 ये 6 हो जाएगा। ये 3 माइनस इस आर की जगह आपको पता है 18 है,
तो जब 3 - 18, तो ये -15 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -60, और 7 - 12 -5 मल्टीप्लाई माइनस लेमडा प्लस 5 लेमडा, 21 - 6 ये आपके पास 15 मल्टीप्लाई 3 45, देन -60 + 45 -15 इक्वल के राइट साइड पर जाएगा, तो ये आपके पास प्लस का 15 हो जाएगा, तो देन 5 लेमडा इज इक्वल टू 15, तो लेमडा की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हमने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करना है। देखिए उसने कहा था ए और बी सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो हमने ए को भी सिंगुलर कहा, अब बी को भी सिंगुलर कहते हैं। तो अगर बी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो आप बी डिटर्मिनेंट की जगह ये मैट्रिक्स पुट करेंगे, मीन के मैट्रिक्स की एंट्रीज डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर दें बी की जगह, तो हमने सारी एंट्रीज पुट कर दी इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, अब ये देखें 7 का फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको तकरीबन 11 मिनट्स लगा के एक्सप्लेन किया था, ये सेम उसी मेथड से करना है आपने कि 4/4 आपके पास डिटर्मिनेंट है, 4/4 मीन के आपके डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है 4/4 है, उसको आपने 3/3 बनाना है। तो वो बनाने के लिए जहाँ पे भी आपको 1 नज़र आता है, 1 के ऊपर नीचे सारे ज़ीरो करेंगे, या 1 के लेफ्ट राइट सारे आपने ज़ीरो करने। तो देखिए अगर ये आपको 1 नज़र आ रहा है तो इस 1 के ऊपर तो ऑलरेडी ज़ीरो है, आप इस 1 के नीचे ज़ीरो कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरीके से मर्ज़ी इसको आप। और अगर सपोज हम कॉलम वाइज ज़ीरो करते हैं, आपको पता है ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगेंगे, अगर हम रो वाइज ज़ीरो करते हैं तो कॉलम ऑपरेशन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम अगर अप्लाई कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो रो ऑपरेशन हमें लगाने पड़ेंगे। तो ये ऑपरेशन आपने देख ली R3 - R2। तो डियर स्टूडेंट देखें ये R3 की एंट्री है ये वाली, तो मैंने क्या किया, इस R3 में से R2 को माइनस कर दिया, मतलब फ़र्ज़ कर ले R2 हमारी फिक्स है, जब मैं R3 में से R2 माइनस करूँगा तो 3 - 8 -5 होगा, 2 - 2 ये 0 होगा, 0 - 5 -5, 1 - 1 आपके पास 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब R2 के साथ -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -24, और 2 में जब -24 ऐड करेंगे -22, ये -6 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम R2 के साथ -3 मल्टीप्लाई करना तो डी स्टूडेंट ये -6 हो जाएगा, तो लैम्डा -6 बनेगा। और जब इसके साथ हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 -1 एंड -15 -16 बनेगा। जब इसके साथ हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे -3 और +3 0 हो जाएगा। तो इन ऑपरेशन को हम देखते हैं। R3 में से R2 निकाल दिया तो देखें 3 - 8 ये -5, 2 - 2 ये 0 बना, 0 - 5 ये -5, 1 - 1 ये आपके पास 0 बन गया। उसी तरीके से R2 के साथ जब -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24 -6 -15 और 1, जब हम R4 में ऐड करेंगे तो डी स्टूडेंट -22 लैम्डा -6 -16 एंड 0 बन गया। अब आप देखते हैं कॉलम 4 में ज़्यादा एंट्री 0 हैं, तो कॉलम 4 के ज़रिए एक्सपेंड कर दें। एक बात डी स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हमने मोस्टली R1 या कॉलम 1 से एक्सपेंड किया, तो आपको बताया गया था फर्स्ट एंट्री प्लस, देन माइनस, फिर प्लस। तो डी स्टूडेंट आप याद रखें, अब मैं कॉलम 4 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो माइंड में रखना है जब कॉलम 4 से एक्सपेंड करना तो फर्स्ट एंट्री -0, देन प्लस, फिर -0 मतलब माइनस के साथ और फिर प्लस के साथ। मीन कि ये जो 0 है माइनस के साथ आएगा, ये जो 1 है वो +1 के साथ आएगा। आम रूटीन में हम कहते हैं सेकंड वाली आती है नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट वो रो 1 या कॉलम 1 से होता है। जब हम इसी तरीके से हम रो 3 और कॉलम 3 से करेंगे, वो भी ऑड है, उसमें पहला प्लस दूसरा माइनस होगा। जब हम कॉलम 2 या R2 से करेंगे या फिर कॉलम 4 या R4 से करेंगे, मीन कि जब इवन वाले से करेंगे एक्सपेंड, तो आपने पहला लगाना है नेगेटिव, देन लगाना है पॉजिटिव। तो माइंड में रखिएगा ये माइनस का 0 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, ये माइनस का 0, ये प्लस का 0 आएगा। तो ये आपने नेगेटिव -1 के साथ सॉल्व नहीं करना, ये गलती नहीं कर लेनी है आपने। तो डी जब एक्सपेंड करेंगे ये -0 इसके साथ डिटरमिनेंट लिखने का फ़ायदा नहीं है। इस +1 के साथ जब करेंगे कॉलम 4 और ये रो 2, तो एंट्री बच जाएंगी 5 1 2 -5 0 -5 -22 लैम्डा -6 एंड -16। तो ये आपके पास -0 +0 इनके साथ डिटरमिनेंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब हमने कॉलम 4 से एक्सपेंड किया तो डी स्टूडेंट ये आपके पास डिटरमिनेंट बन गया। अब आपको पता है कि आप आसानी से ये 3/3 का डिटरमिनेंट इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम R1 से जब इसको एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1,
तो आपको पता है जो रिजल्ट बनेगा, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 के साथ एंट्री बनेगी 0 -5 लैम्डा -6 -16। और उसके बाद जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एंट्री है, आपको पता है +1 है मगर -1 के साथ आएगी, तो जो रिजल्ट बाकी बचेगा -5 -5 -22 -16, और देन प्लस का 2 और फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, तो -5 0 -22 लैम्डा -6 बच जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करें -16 तो 0, देन आपको पता है माइनस होता है फॉर्मूले के अंदर, वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें 5 लैम्डा -30 और बाहर 5 है, तो देखें अगर 5 लैम्डा -30 और बाहर 5 है और ये माइनस का 1, -5 मल्टीप्लाई -16 +80, दरम्यान में नेगेटिव और ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें 110, ये +2, इनको सॉल्व करें -5 लैम्डा +30, ये आ गया और ये माइनस का 0 हो चुका है, ये प्लस का 0 लिख दो आपकी मर्जी है। जब हम इसको सॉल्व किया 25 लैम्डा -150, और इसको जब सॉल्व करेंगे -30 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +30, एंड ये माइनस का 10 लैम्डा एंड +60। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट देखें 25 लैम्डा -10 लैम्डा, ये 15 लैम्डा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 60 + 30 90 और -150 -60, तो -60 जगह +60 हो जाएगा, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास 4 बन जाएगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4। अगर मैट्रिक्स बी सिंगुलर है तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 4 बनेगी। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व किया, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 12 को भी खुद सॉल्व करना है। उसमें जस्ट आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। आपको क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पार्ट्स दिए होंगे, आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर में डिटर्मिनेंट 0 होगा और नॉन सिंगुलर में अदर देन 0 होगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर में ही करता होता है। तो आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट यहीं तक था, होपफुली आपको समझ आया होगा। अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट इसको प्रिपेयर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें 10 AM to 12 PM हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।